नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। प्रैक्टिस सेट नंबर 26 की बात करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में टॉप 20 क्वेश्चन बात करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण प्रिपरेशन के लिए एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और सिलेक्शन के दृष्टि से बहुत ही लाजवाब ये 20 प्रश्न होने वाले हैं। और इसमें भी आप लोग, इस प्रैक्टिस सेट है तो 20 में से आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर आपका 12th प्लस है या 15 प्लस है, 20 में से कितना स्कोर है आपको कमेंट करके फीडबैक करके जरूर बताना है। पहला प्रश्न दिया गया है कि टीबिया नामक जो है हड्डी किस में पाई जाती है। ठीक है, फीमिया, जैसे हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में बात किया था, फीमिया जो कि जांग की हड्डी है, जो जांग में पाई जाती है, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसी प्रकार टीबिया नामक हड्डी है जो किस में पाई जाती है, भुजाओं में पाई जाती है, मुख में, टांग में या खोपड़ी में पाई जाती है। सभी कमेंट करेंगे जी हाँ, जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना। बात करेंगे टीबिया नामक हड्डी दोस्तों किस में पाई जाती है। अगर आपका कमेंट अगर आपका फीडबैक है टांग, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। टीबिया, टी से टीबिया और टी से टा से टांग, ये दोनों का जो मेल है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। मेरुदंड की, भुजा की, रिब केज की, जांघ की। देखिए, बहुत सारे प्रश्न ये बनते कि मानव शरीर की जो मेरुदंड है, ठीक है, मेरुदंड जो है वो लंबी होती है, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मानव शरीर के जो सबसे ऐसी हड्डी जो सबसे लंबी होती है वो है जांघ की है। कौन सी होगी? जांघ की हड्डी जो है सबसे लंबी होती है मानव शरीर, यानी आपके और हमारे शरीर या बॉडी की बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। 4 बार, 12, 20, 28, मतलब कितने दांत, दांतों की संख्या बताना है। कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं आपके हमारे जीवन काल में, कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगर आपका जवाब 20 है तो बिल्कुल सही है। जी हाँ, मनुष्य यानी हमारे और आपके जीवन काल में 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक करें। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है हर एक भाई बहन है गृहिणी का जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना। चौथा प्रश्न है, 4th नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। बड़ी आंत में संपन्न होता है, आमाशय में, छोटी आंत में या पैंक्रियाज में संपन्न होता है। तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है, सभी जानते हैं, वह हमारी छोटी आंत में संपन्न होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे तंत्र में छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, मुंह, गला, भोजन नली सभी शामिल होते हैं और भोजन पचाने की प्रक्रिया मुंह में कोर ही जाती है और इसे चबाने के साथ शुरू होता है। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। 5वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है कि मानव तंत्र में कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। इससे पहले प्रश्न को आंसर बताएं, ये जानना बहुत जरूरी है कि जो मानव तंत्र होता है इनमें से पाचन एंजाइम कौन कौन है, यह जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यानी कि जो आपका ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, टाइलिन है, ये तीनों जो है, टाइलिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये तीनों जो है मानव तंत्र के पाचन के एंजाइम हैं। लेकिन आपका गैस्ट्रीन जो दिया गया है ये आपका एंजाइम नहीं है। एक तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, राइट ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन यानी डी ऑप्शन गैस्ट्रीन सही हो जाएगा। 6वां प्रश्न है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से हार्मोन दिए गए हैं, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम फास्फेट को विनियमित करता है। आपका ग्लूकेगान की बात कर रहे हैं, थायरॉक्सिन की बात कर रहे हैं, वृद्धिकर हार्मोन की बात कर रहे हैं, या दोस्तों परावटु हार्मोन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो मानव शरीर यानी आपके और हमारे शरीर में ऐसा हार्मोन जो रक्त कैल्शियम फास्फेट को विनियमित करता है वह कहलाता है परावुट हार्मोन। नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, 7वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर। जी हाँ,
क्या प्रश्न पूछा जा रहा है आपको कमेंट करके जरूर बताना है। हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है। जी हाँ। 7वां प्रश्न क्या है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। देखिए, मीटर और फीट दो प्रश्न बनते हैं कि मानव की पाचन नली लगभग कितने मीटर होती है। अगर मीटर में आए तो 1.5 करना है, ये आपको ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे? 1.5 मीटर की बात करेंगे। और मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, तो आपका जवाब क्या आएगा? ठीक है, क्या आएगा? 16, 18, 22, 32, सभी कमेंट करेंगे। तो मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, अब आपको कन्वर्ट कर लेना कितना आएगा। मीटर को फीट में कन्वर्ट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 8वां प्रश्न क्या दिया गया है। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ठीक है, मुख में जो है मंड का शर्करा में पाचन जो है टाइलिन द्वारा होता है, लाइपेज द्वारा, एमाइलेज द्वारा या पेप्सिन द्वारा होता है। नीचे कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक बताइए, अपना स्कोर बताइए कि मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। दोस्तों, अगर आपका जवाब, आपका फीडबैक कहता है कि टाइलिन के द्वारा होता है तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुख में मंड का शर्करा में पाचन टाइलिन के द्वारा होता है। जी हाँ, ईवीएस का पार्ट साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट कहलाता है और साइंस का चैप्टर, साइंस की क्लास चल रही है। जी हाँ, बात करेंगे विज्ञान की, बात करेंगे। जी हाँ, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है, यकृत नहीं होता है, आंत नहीं होती है, कॉर्निया नहीं होता है, या पित्ताशय नहीं होता है। सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना अपना फीडबैक, अपना अपना कमेंट करते जाइए और अपने स्कोर को और बेहतर कीजिए, क्योंकि हमारा सपना है ईवीएस में 30 में से 25 प्लस का स्कोर करना। जी हाँ, ईवीएस में बहुत सारे पार्ट होते हैं, आपको ही पता है। ईवीएस का सिलेबस बहुत बड़ा होता है क्योंकि पार्ट बहुत बड़े होते हैं और इन पार्टों में से 30 प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बहुत काफ़ी टफ क्वेश्चन और टफ ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है। तो पाचन तंत्र का हिस्सा दोस्तों नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है, अब आपको कमेंट करके बताना है। तो सभी लोग जानते हैं, हम कॉर्निया की बात करेंगे। ठीक है, कॉर्निया जो है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। बाकी यकृत भी पाचन तंत्र का हिस्सा होता है, आपकी आंतें भी होती हैं और पित्ताशय भी होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं 10th नंबर प्रश्न और इसके बाद आपको पता है 10th प्रश्न और करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 खेलेंगे और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर करेंगे। जी हाँ, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? देखिए, पिछले हम प्रश्न में बात किया था, किसकी बात कर रहे हैं कि दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन का नाम क्या था। हम पिछले प्रैक्टिस सेट में यह प्रश्न भी कर चुके हैं। ठीक है, और अब यह प्रश्न पूछा गया कि दुग्ध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम आपको बताना है। लेकिन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा टफ होते जा रहे हैं क्योंकि प्रिपरेशन हमें बेहतर करना है। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है वह ट्रिप्सिन एंजाइम है, इरोप्सिन है, रेनिन है, या पेप्सिन एंजाइम की बात करेंगे। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो दोस्तों एंजाइम है वह आपका रेनिन एंजाइम क्या है, एंजाइम कहलाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करें लार में मंड या मांड स्टार्च पचाने वाली पाचक एंजाइम लार एमिलेज होती है, जो मांड को पचाकर यानी मल्टोज डाइसेक्राइड को मल्टोज बोलते हैं में बदल देती है और इसके बाद भोजन ग्रसनी से होकर बोलस के रूप में ग्रसिका में प्रवेश करता है, जो आगे क्रमाकुंचन द्वारा अमाशय तक ले जाता है और अमाशय में मुख्य प्रोटीन का पाचन होता है। अगला प्रश्न है 11th नंबर प्रश्न है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में या रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। जी हाँ, अधिकतम मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में पोषक तत्व जो है रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, खींचे जाते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं। मुंह से किए जाते हैं, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, या पेट से किए जाते हैं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित जो किए जाते हैं वह दोस्तों छोटी आंत से किए जाते हैं। नोट कर लीजिएगा, किसकी बात कर रहे हैं, छोटी आंत की बात कर रहे हैं। 12वां प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जी हाँ, लार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लार की बात कर रहे हैं। कहते हैं लार टपक रही है, आम दिख गया, जामुन दिख गया, इस समय सीजन भी चल रहा है, यानी लार टपक रही है। जो हमारा प्रिय भोजन होता है, प्रिय कुछ भी हो, खाने की चीज़ होती है। चाट फुल्की अब देखे होंगे, लॉकडाउन में नहीं मिल पा रही थी,
जैसे अब आप देखेंगे ठेले की तरफ तो लार टपकने लगती है। मतलब यही हुआ कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जो लार वह टपकती है। ये भी पता होना चाहिए कि लार में एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम टाइलिन है, रेजिन है, रेनिन है या टेनिन है। तो ये भी जान लीजिए उस एंजाइम का नाम टाइलिन एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। और लार कहते हैं राल, थूक, ड्रल अथवा स्लोबर नाम से भी यह निर्दिष्ट किया जाता है लार को। ठीक है, कहते हैं थूक, वो लार ही होता है। और मानव तथा अधिकांश जानवरों के मुंह में उत्पादित पानी जैसा आमतौर पर एक झागदार पदार्थ होता है। और लार जो होता है मौखिक द्रव का एक घटक है। और लार उत्पादन और स्त्राव तीन में से एक लार ग्रंथि में से होता है, आपको ध्यान देना है। 13वां प्रश्न दिया गया है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित यानी इनमें से किसकी खास आवश्यकता होती है। हम कहते हैं वो हमारा खास मित्र है, हम यह कहते हैं वो हमारा खास टीचर है, शिक्षक हैं। इसी प्रकार वह हमारा खास यहाँ पे बताना है आपको कि पेट में भोजन को पचाने के लिए इनमें से किसकी खास आवश्यकता होती है, यानी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। पानी की, हवा की, खनिज की, एंजाइम की। आपको पता है भोजन में लार मिलकर जाता है और लार में क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। अर्थात पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता पड़ती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्यारा सा प्रश्न है कि मुख से निकली लार किसका पाचन करती है। प्रोटीन का पाचन करती है, विटामिन का, स्टार्च का या वसा का पाचन करती है। तो किसकी पाचन करती है, सभी कमेंट करेंगे। तो मुख से निकली लार जिसका पाचन करती है उसका नाम क्या है दोस्तों, हम स्टार्च करते हैं, आपको ध्यान देना है। ठीक है, 15वां प्रश्न क्या है, इसके बाद 5 प्रश्न और करेंगे। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। ऐसा अम्ल का नाम बताइए जिसकी उपस्थिति मानव पेट में यानी आपके और हमारे पेट में होती है। वह अम्ल प्रिक्किक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या नाइट्रिक अम्ल की बात कर रहे हैं। तो ऐसा अम्ल जो मानव पेट यानी आपके और हमारे पेट में उपस्थित होता है वह दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। 16वां प्रश्न आ चुका है। जी हाँ, कमेंट करना, फीडबैक करना मत भूलिएगा। आज है योग दिवस, वैक्सीन जाके लगवाइए, ज़्यादा संख्या में जाएं सभी लोग। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इसी प्रकार आपको कमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। क्लास अटेंड करते हैं, व्यूज आते हैं, आप लोग अच्छा खासा प्यार स्नेह देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, तो थोड़ा बहुत कमेंट भी कर दिया करिए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन तो होता है लेकिन प्रारंभ ही पूछ लिया गया कि जो प्रोटीन है इसका पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है, ग्रास नली से, उदर से होता है, छोटी आंत से होता है। तो सभी जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, उदर से बात कर रहे हैं। जो प्रोटीन का पाचन है उसकी शुरुआत दोस्तों कहाँ से होती है, वह उदर से शुरुआत होती है। 17वां प्रश्न है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। जब कोई पाचन होती, जब प्रोटीन का पाचन होता है तो उस समय जो है प्रोटीन जो है किस पदार्थ में बदल जाता है। वसा में बदलेगा, एमिनो अम्ल में, शर्करा में या ग्लूकोज में। तो जब देखिए प्रोटीन का जब पाचन क्रिया होती है, ठीक है, तो पाचन क्रिया होने के बाद यह जो प्रोटीन पदार्थ है यह एमिनो अम्ल में बदल जाता है। 18वां प्रश्न है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। अग्नाशय, यकृत, अमाशय, वृक्क की बात कर रहे हैं। 4 बेहतरीन लाजवाब आपके ऑप्शन दिए गए हैं और 4 में से हमें एक चूज करना है और वो ऑप्शन चूज करना है जो आपको 1+ स्कोर दे, 1 नंबर आपका कंफर्म करें। ठीक है, तो पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का यकृत अंग जो है चूषण करता है। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। यकृत के द्वारा, गृहिणी के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा या अमाशय के द्वारा पैदा किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके स्किन की बात कर रहे हैं। तो पित्त में दोस्तों किसके द्वारा पैदा किया जाता है। ठीक है, पित्त जो है किसके द्वारा पैदा होता है। कहते हैं ना मेरा पित्त बढ़ गया है, पित्त बढ़ने से उल्टी वगैरह आ जाती है। ज़्यादातर देखते होंगे अंकुरित अनाज में भी कभी कभी पित्त बढ़ जाता है। अंकुरित अनाज जब खाते हैं कभी कभी देखते होंगे, नॉर्मल सी बात है, पित्त बढ़ जाता है। ठीक है, दौड़ने पर भी हमारे दर्द होता है पेट में,
तो उसका रीजन पित्त ही होता है। तो पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो यह हम बात करें ग्रहणी की बात कर रहे हैं, सॉरी यकृत की बात कर रहे हैं। किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा जो है पैदा किया जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, स्क्रीन पर दिया गया है कि पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ पर जमा होता है, ग्रहणी में, पित्ताशय में, प्लीहा में, यकृत में। कहते हैं पित्त जमा हो गया, पित्त जमा होने से उल्टी दस्त वगैरह सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो जो पित्त जमा होता है, ये जमा दोस्तों कहाँ पर होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ग्रहणी में होगा, प्लीहा में, पित्ताशय में, तो ये आपको ध्यान दीजिए, नाम क्या है, पित्त है, और ये कि कहाँ पर जमा होगा भैया, पित्त पित्ताशय में ही जमा होगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस सेशन, इस क्लास में आपको कमेंट करके बताना है पर्यावरण ईवीएस एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 26 में 20 में से आपके स्कोर क्या है, क्या आपका स्कोर 12 प्लस है, 10 प्लस है, 15 प्लस है, या 20 आप में 20 में से 20 है। तो 20 में से 20 के लिए अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कीजिए, जायसवाल सर के साथ हर एक क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। 101% श्योर एंड प्योर की बात करते हैं, क्योंकि हर एक सिलेबस, हर एक क्लास, हर एक सेशन, हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक मॉडल पेपर आपके एग्जाम पैटर्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में साफ सफाई बनाए रखें, और अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाइएगा, ताकि आपको सुरक्षित ऑक्सीजन मिलता रहे। और ऑक्सीजन की जरूरत सभी को लॉकडाउन में पता चल जाए कि इसकी कीमत क्या होती है, हमें फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। तो इसका हमें क्या है, भरपूर उपयोग करना है, साधन बनाए रखना है, पेड़ पौधे लगाते रहना है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।